गुड मॉर्निंग सबको। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी आ जाएं। अब आप लोग की यूट्यूब वाली क्लास नहीं होगी। ओके, तो रेगुलर आपकी क्लासेज अब ऐप पे होगी। और जो ऐप की क्लास है वो क्लास 2 दिन हफ्ते में यूट्यूब पर जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनईपी 2020 के बारे में। आप डेली ज्वाइन क्यों नहीं करती हैं? आप यूट्यूब पे आई थी ना 2 दिन। रिकॉर्डेड क्लास आप देख रही हैं। क्या हो गया? आप जो बोल रही है समझ में नहीं आ रहा, फिर से थोड़ा बोलिए। अच्छा, क्लासेस नहीं कर पाई तो अपनी पर्सनल चीज़ की वजह से नहीं कर पाई ना? या फिर आपको लिंक वगैरह नहीं मिल रहा, या फिर फिलर फॉर्म ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है? बस मैं यही जानना चाहती हूँ। फिलर फॉर्म की तरफ से तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है? ओके, ठीक है फिर। पर्सनल है तो ठीक है, आप उसको मैनेज करिएगा। ओके, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे एनईपी के बारे में। तो सबसे पहले एनईपी का जो सबसे बड़ा अगर एक चेंज हुआ है तो वो हुआ है इनके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। ओके, पहले क्या था? 10+2 था। और जब से एनईपी आया, एनईपी ने क्या प्रपोजल दिया कि कैसे करना है? 5+3+3+4। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5 ईयर का क्या बताया गया है? फाउंडेशनल स्टेज बताया गया है। और 3 ईयर का बताया गया है प्रिपरेटरी स्टेज बताया गया है। और उसके बाद क्या होगा? 3 ईयर का मिडिल स्टेज आएगा और उसके बाद 4 ईयर का सेकेंडरी स्टेज आएगा। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेज को क्या कहते हैं, या फिर स्ट्रक्चर के बारे में पूछना तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो शायद न पूछे, आपको स्टेज के बारे में पूछा जा सकता है, उसका नेम पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेज पे किस क्लास से किस क्लास के बच्चे हैं और किस एज से किस एज तक के बच्चे हैं। तो आपको आप अपना नंबर यहाँ दे दीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप चलिए देखिए कि जो 5 साल का इसमें बताया गया था, 5 साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक क्या हो गया है? 3 ईयर का, और दूसरा 2 ईयर का। जो 3 ईयर है इसमें क्या है? आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग होगी, जैसे कि बाल वाटिका में। ओके, और जो उसके बाद 2 ईयर है उसमें होगा क्लास 1 एंड क्लास 2। मतलब कि 3 साल का आपको आंगनबाड़ी में, और फिर उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2 में ट्रेनिंग दी जाएगी।
इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसमें एज क्या होगी? 3 से 6 साल। ठीक है, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो वो किसमें रहेगा? आंगनबाड़ी में रहेगा। 3 से 6 साल वो आंगनबाड़ी में शिक्षा लेगा। और जब बच्चा 1 साल का, जब उसको क्लास 1 की शिक्षा देनी रहेगी तो उसके बाद फिर उसकी स्कूलिंग वहां से शुरू होगी। ओके, तो 2 साल तक वो जो स्टेज कहलाएगा वो बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज की 2+3। इसको भी अलग से इसको क्लियर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या था। 5 के बाद 3 ईयर का फिर इसमें डिवाइड किया गया। तो जो उसके बाद जो 3 ईयर हुआ उसमें होगा कि क्लास 3 to 5 जिसको बोला जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज। तो क्लास 3 to 5 बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और उनकी एज कितनी रहेगी? 8 to 11। ओके, सिंपल सा इसमें एक है कि आप सबसे ज्यादा क्या है कि आंगनबाड़ी का याद कर लीजिए। ओके, आपके घर में बच्चे होंगे, अगल बगल बच्चे होंगे, तो उनको दिमाग में ला के याद करिए कि उनकी शिक्षा हमको आंगनबाड़ी से शुरू करनी है 3 साल की। ओके, और क्लास 1 की जो एजुकेशन होगी वो कब होगी? वो 6 ईयर से होगी। तो उसके बीच का आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि 3 साल तक हमको आंगनबाड़ी में भेजना है। उसके बाद बच्चे जब 6 साल का हो जाएगा तब वो क्लास 1 में बच्चा जा पाएगा। जब ये नीचे का आपको स्टेज याद रहेगा फाउंडेशन स्टेज क्लास का, तो आपको आगे का उसके हिसाब से आप काउंट कर लेंगे, फिर भूलेगा नहीं आपको। ओके, तो 3 ईयर आपने देखा। फिर उसके बाद जो 3 ईयर होगी वो बोलते हैं मिडिल स्टेज, इसको बोला जाएगा, जो कि आपका होगा क्लास 6 to 8। और एज कितनी होगी? 11 to 12 ईयर्स। और उसके बाद बच्चा किस में जाएगा? सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा। तो उसकी एज क्या होगी? जब बच्चा 14 to 18 ईयर का रहेगा तो सेकेंडरी करेगा। और क्लास क्या रहेगी? 9 to 12, जो कि 4 ईयर की रहेगी। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें याद करनी है? पहले तो आपको स्ट्रक्चर एकदम याद होना चाहिए कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर होना चाहिए। और जो नीचे का जो बांटा गया है, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन उठ जाए कि 5 जो फाउंडेशन स्टेज का 5 ईयर बताया गया उसको किन 2 पार्टों में बांटा गया। तो आप याद रखिएगा कि एक 3 ईयर और +2 दोनों मिला के 5 बांटा गया है। और स्टेज को नाम क्या बोल दिया जाता है? जो चारों नाम मैंने अभी आपको बताया अलग अलग, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आप इसमें देख लीजिए किस चीज़ पे फोकस, किस स्टेज पे किस टाइप की हमको टीचिंग करानी है, उस पे फोकस किया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज में जब बच्चा रहेगा 5 साल तक, तो उसको मल्टी लेवल, ठीक है, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसको सिर्फ आप प्ले वे मेथड से स्कूल में शिक्षा देंगे। ओके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराए। जैसे आप देखते हैं ना छोटे बच्चों को जो कराया जाता है, कोई चीज़ अगर उनको याद कराना हो तो राइम्स के माध्यम से कराया जाता है। और टीचर जो होती है खेल खेल के माध्यम से कराती हैं, थोड़ा डांस करा के, थोड़ा गा के, है ना। तो कुछ एक्टिविटी करा दी, जैसे कि मतलब कलर्स के बारे में उनको कुछ कराना, तो कलर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करा दिया, फिर बोलेंगे आज आप लोग रेड कलर का कपड़ा पहन के आओ। ये भी सब चीज़ें होती है ना। और स्कूल में उस दिन सारा रेड रेड चीज़ें होंगी। तो ये क्या है? ये उसका है कि एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग करा रहे हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? प्रिपरेटरी स्टेज में चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो अगला नेक्स्ट 3 ईयर क्या होगा? उसको प्ले वे मेथड से डिस्कवरी, थोड़ा सा उसको खोजने के लिए मतलब कहा जाएगा किसी भी चीज़ को। और प्ले वे मेथड से एक्टिविटी बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ओके, क्लास 1 के बच्चों का आप इसमें ध्यान से रखिए, देखिएगा इसमें। नहीं नहीं, प्रिपरेटरी स्टेज तो क्या है? क्लास 3 से है। क्लास 3 से आपका क्या है? 5 है। ओके, तो उन लोगों को थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो उनको डिस्कवरी लर्निंग की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी उसमें। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मिडिल स्टेज। अगला 3 ईयर बच्चा किस में रहेगा? मिडिल स्टेज में रहेगा, जो कि क्लास 6 to क्लास 8 के बच्चे रहेंगे। तो उनको देखिए किस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करने को बोला जाएगा कि साइंस वगैरह की फील्ड में आप क्या करिए? एक्सपेरिमेंटल, अपने से एक्सपेरिमेंट करिए। और उसके बाद मैथमेटिक्स की, आर्ट्स की, सोशल साइंस की और ह्यूमैनिटीज की हमको पढ़ाई करानी है उसमें बच्चे को। अब देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 4 ईयर लास्ट का जो बचा, सेकेंडरी स्टेज में बच्चा आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराएंगे, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन की हम स्टडी कराएंगे। ठीक है, और बच्चे के अंदर ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट रखेंगे उसमें।
चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे करिकुलम में, ओके, और उनके सब्जेक्ट उनके चॉइस के जो सब्जेक्ट हैं उनको चुनने में सहायता करेंगे, मतलब वो अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट ले सकते हैं कि उनको साइंस लेना, आर्ट लेना, कॉमर्स लेना, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इतना एक ओवरव्यू हो गया, अभी और भी हम लोग इसमें चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। एनईपी 2020 ऐसा क्वेश्चन है कि 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, ओके। फर्स्ट पेपर में भी आ जाएगा आपका, सेकंड पेपर में आ जाएगा, तो दोनों मिला के देखिए तो 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं एनईपी से, ओके। लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ था ये वाला, अभी जो आप लोग दे के आए थे इसको, इसमें क्वेश्चन एनईपी से कम आए थे शायद, है ना। क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन देखा तो उसमें एनईपी से क्वेश्चन बहुत कम दिखे, या फिर नहीं दिखे, एक ही तो दिखे होंगे, इतना क्लियर नहीं है, पर क्वेश्चन कम थे। हर बार क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आपसे क्वेश्चन एनईपी से ज्यादा पूछा जाए, ओके। जो अभी क्वेश्चन आया था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन 1968 1986 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे एनईपी से। तो नहीं आया तो यानी आप अगले के लिए तैयार रहिए, उसमें आने के चांसेस पूरे हैं। ओके, चलिए फिर क्लियर है तो फिर चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा, हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अब इसको आप डीप में पढ़िए कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कैसे क्या हुआ, ओके। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस समिति ने इसको लिया, तो आप लोग को पता है कस्तूरी रंजन ने समिति जो बनाई गई वो एनईपी को प्रपोज की थी, okay? New Education Policy NEP 2020 with the aim to introduce several change in the Indian education system from the school to college level। जो एनईपी आई वो बहुत सारी तरीके की चेंजेस की, क्योंकि देखिए जो एनईपी बनी थी पिछली एनईपी वो उसमें काफी टाइम हो गया था, ओके। तो जब नई एनईपी आई तो उस समय जो नया माहौल चल रहा है, जो नई चीजें चल रही हैं उनको ऐड करने की कोशिश की। एनईपी 2020 एम एट मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इनका एम था कि हम इस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को रखें कि जो हमारा देश है वो एक ग्लोबल नॉलेज की तरह उभरे, एम्पावर बने, ठीक है, सुपर पावर की तरह से उभरे। और एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, कल आपका क्या है, 15 अगस्त है, ठीक है। तो 15 अगस्त है, तो उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन क्लास बंद रहेगी आपकी, ओके। स्वतंत्रता दिवस है, आप सब स्वतंत्र है अपने हिसाब से, आप लोग मजा करिए, जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है, जहाँ जाना है घूमना है, जो कुछ भी करना है अपने हिसाब से एक दिन रहिए आप लोग, ओके। तो कल क्लासेज आपकी क्लोज रहेंगी। The cabinet has also approved the renaming of the Ministry of Human Resource Development। पहले क्या था, MHRD, Human Resource Development, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उससे फिर ये क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो नाम भी चेंज हुआ। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और MHRD का तो फुल फॉर्म आया है पिछली बार भी, बहुत बार भी, ठीक है, और भी अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। और जो एनईपी 2020 बनाई गई उसका बेस क्या था, जो पिछले की एनईपी था वो इसका बेस है। तो पहले से बताएं कि जो भी पहले की पॉलिसी चली आ रही है, जब हम न्यू पॉलिसी बनाते हैं तो पिछले की पॉलिसी को भी एक बार रिव्यू किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या इसमें अच्छा है और क्या इसमें और हम अपडेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनईपी 2020 क्या है, एक तरीके से अ, एक तरीके से आप देखिए कि मतलब उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है, जो 1968 और 1986 की आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी, ओके। हिंदी में भी देख लीजिए कि इसका क्या है, कॉलेज से लेकर स्कूल स्तर तक की इसमें कई बदलाव किए गए, जिसका उसका लक्ष्य क्या था कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बनाना था, ओके। और ये भारत की आज़ादी के बाद का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा सुधार है। और इनका जो बेस है वो क्या है, 1986 और 1968 के द्वारा जो दो शिक्षा नीतियां पहले लाई गई थी वो इसका बेस है, और उसी में सुधार करके ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। अब एक एक करके देखिए कि किसके लिए क्या बोला गया है। स्कूल एजुकेशन, है ना, स्कूल एजुकेशन की जो बात हुई है उसके लिए रिकमेंडेशन दिया गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद द 100%
ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में GER, ओके, इन स्कूल एजुकेशन। हमको 2030 तक अपना जो एजुकेशन उसका क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना, मतलब सबको शिक्षा का अधिकार मिले। जितने भी बच्चे हैं प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों का 100% इनरोलमेंट होना चाहिए। ओके, तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल वाले बच्चों का 100% इनरोलमेंट कब तक बताया गया, कब तक टारगेट रखा गया है, 2030 तक रखा गया। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से आप इसको देखिए। नेक्स्ट देखिए, टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, कि 2 करोड़ बच्चों को हमको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है। ठीक है, कि मतलब कि जो बच्चों स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल तक ले आना है। सारे बच्चों को हमको प्राइमरी से, प्री प्राइमरी से आंगनबाड़ी की इसमें बात हुई कि प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक सारे बच्चों को हमको शिक्षा देनी है और उनको मेन
ओके, ठीक है, आप लोग आ गए? वीडियो ऑडियो क्लियर है? ओके, ठीक है, थैंक यू। लाइट का क्या है, चलिए, है ना? बहुत डिस्टर्बिंग है ना, बीच-बीच में क्लास कट जाती है तो सही नहीं होती फिर। चलिए, एक बार फिर से आप लोग रेडी हो जाइए। बात है लाइट कटने से वाईफ़ाई चला जाता है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और मोबाइल का नेटवर्क इतना अच्छा होता नहीं है कि उससे लाइव क्लास ली जा सके, क्योंकि लाइव क्लास के लिए अच्छा नेटवर्क चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। क्या हो गया? आपकी ड्यूटी कौन अच्छा नहीं था? बातें बहुत ज़्यादा स्लाइड इसमें बन गई है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा लोड होने में टाइम लगा। ओके, चलिए फिर मिलने वाला है। हम लोग बात कर रहे थे स्कूल एजुकेशन की, ओके? ये वाली स्लाइड पढ़ रहे थे ना? ये आपकी हो गया था, हम लोग पढ़ चुके थे कि 2030 तक हमको क्या करना है, 100% बच्चों का एनरोलमेंट कराना है प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल में, ओके? और करोड़ बच्चों को हमको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, यानी सबको उनको यूनिवर्सलाइजेशन कराना है, एजुकेशन का सबको एडमिशन कराना है और शिक्षा की पहुंच सब तक पहुंचनी है, ठीक है? सब बात एक ही हुई। और आपने क्या देखा, जो भी आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि 10+2 किसके द्वारा रिप्लेस हो गया है, 5+3+3+4 के द्वारा रिप्लेस हो गया है। और इसकी जो एज है वो आपने देख लिया था अभी पहले ही, तो इसको हम लोग हल करते हैं, ओके? हिंदी में देख लीजिए कि 2030 तक स्कूली शिक्षा को हमको 100% करना है सकल नामांकन अनुपात, यानी जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो उसको हिंदी में बोले हैं सकल नामांकन अनुपात, कि सारे लोगों का हमको ग्रास रूट लेवल पे, मतलब कि कोई भी न बचे, जमीनी स्तर पे हमको सारे लोगों का एडमिशन कराना है स्कूल में, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक सारे बच्चों का एडमिशन हो, और 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। बाकी ये आपने पहले ही देख लिया था। अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें, इट विल बी ब्रिंग द uncovered age group of 3 to 6 year under school curriculum, which has been recognized globally as the crucial stage for development of mental faculties of a child। जो बच्चे छोटे होते हैं, यानी जो क्या है 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके करिकुलम में हमको क्या करना है, ऐसी चीजें डालनी है कि जो बच्चे का एक जो मेंटल लेवल है उसको डेवलप करें, ठीक है? ये बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, कि हम जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसा बच्चा सीखेंगे। तो इस स्टेज में हमको बच्चों को थोड़ा अच्छे तरीके से सिखाना है, थोड़ा संभल के सिखाना है, और जो उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा शुरू शुरू में स्कूल जाना शुरू करेगा, जब वो क्लास थर्ड में होगा, तो उस स्टेज पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। यानी जो आंगनबाड़ी, जो बाल वाटिका होते हैं, ज़्यादातर देखेंगे कि उनके 2 विद्यालय होते हैं, एक होता है गाँव में होता है और एक प्राइमरी स्कूल में भी
उनका चलता है। तो 2 तरीके से चलता है, तो जिसको गाँव में सुविधा है, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए गाँव में सुविधा कराई जाती है, और या फिर जिनके पास स्कूल है, वो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, ठीक है? तो उनके लिए वहाँ सुविधा कराई जाती है। ऐसा क्या आप लोग के यहाँ भी है? मतलब जो यूपी के हैं, उनके यहाँ तो ऐसी सुविधा है, बाकी जो अदर स्टेट के हैं, उनका हो सकता है वैसा ना हो, लेकिन यूपी में ऐसा होता है। It will also have 12 years of schooling with the 3 year of आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग। ओके, तो 12 साल की हमारी स्कूलिंग होगी और इसमें 3 साल का जो आंगनबाड़ी और प्री स्कूल जोड़ा गया, यानी टोटल कितना है 15 ईयर होता है। क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन टू मेक इजियर। इसमें ये बताया गया है कि जो हम बोर्ड एग्जाम लेते हैं, जो पहले होता था कि एक बार बोर्ड एग्जाम होता था, है ना? आपने भी वही दिया है कि जब हमारा सेमेस्टर क्या पूरा हमारा ईयर ही एंड होता था, तब हमारा बोर्ड एग्जाम होता था। हम लोग बोलते थे ना कि 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है। तो इसको थोड़ा सा इजियर बनाया गया है। अब क्या होगा कि एग्जाम 2 बार में होंगे, सेमेस्टर वाइज। जैसे आपने देखा ना, सेमेस्टर ब्रेक हो रहे हैं, उसमें एग्जाम हो रहे हैं अभी, जो इस बार से शुरू होने वाला है। तो अब उस तरह बनाया जाएगा। इससे ये होगा कि बच्चों के रटने पे कम फोकस किया जाए, जो चीज़ें बच्चे सीखें उसका एग्ज़ाम दें, फिर आगे नेक्स्ट चीज़ों को सीखें। ओके? तो इसका कुछ न कुछ मेरी नज़र में कुछ न कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है, कि बच्चों का क्या है कि याद करने पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, कि एक बार जो चीज़ें पढ़ ली है, उन चीज़ों को चलो एग्ज़ाम देके काम खत्म करो, फिर बच्चे वो चीज़ तो भूल जाएँगे। जैसे हम लोग थे कि हम लोग का जो 12th का एग्ज़ाम होता था, आप लोगों ने दिया, तो आपका जो 11th का था और 12th का, दोनों का सिलेबस एक साथ मिला के आप 12th का एग्जाम देते थे। होता था ना? ऐसे ही होता था एग्जाम, कि दोनों सिलेबस से क्वेश्चन आते थे, 11th से भी आते थे, 12th से भी आते थे। तो इससे क्या कि बच्चे ज़्यादा पढ़ते थे, 12th का भी पढ़ते थे और 11th का भी पढ़ते थे, अपनी बुक्स वगैरह को अच्छे से रखते थे, अपने नोट्स को रखते थे, कि हमको इसका एग्जाम देना, हमको इसको अच्छे से देख के चलना है, आगे हमको इसी से नंबर मिलने वाला है। अभी का क्या है कि आपने 6 मंथ पढ़ाई की, आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना? तो इससे क्या है कि थोड़ा-सा चीज़ों पे ये भी है कि लोगों का फ़ोकस पढ़ाई पे थोड़ा कम होगा। एक तरीके से ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ा कहीं न कहीं सही भी नहीं है ना? क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है? कि ये जो सेमेस्टर ब्रेक का चला है कि 6 महीने में सेमेस्टर ब्रेक होगा और आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब एक साथ आपका 1 साल वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम को साल में 2 बार लिया जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, एक साथ नहीं होगा। यह 3 से 6 वर्ष के क्या है, जो बच्चे हैं, यस मैम, ये सही नहीं है। हाँ, वही बात है कि बच्चे क्या है कि थोड़ा दूर भागेंगे एजुकेशन से, है ना? क्योंकि फैक्ट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके? आपको आदत है फैक्ट्स को याद करने की, कि क्या चीज़ कैसे होता है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की आदत है आपको, कि डेट वगैरह याद करने की, तो वो बच्चे ज़्यादा क्लियर कर पाएँगे आगे के एग्ज़ाम। हाँ, ऐसा ही तो सुना है मैंने, कि मतलब अभी तो आया था ना कि बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, कि मेरे अगल-बगल साथ में तो कोई है नहीं घर का, इसलिए ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं। लेकिन सुना था कि अभी जल्दी बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया, कि पता नहीं कब, शायद अगस्त चला था, सितंबर वगैरह कि अक्टूबर वगैरह में है। कुछ ऐसा सुना था कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। हाँ, बोर्ड ही लेगा प्रॉपरली, यही तो सुना था। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम पूरी प्रॉपरली होता था, उसी तरह होगा इनका सेमेस्टर वाला। है ना? तो ये थोड़ा-सा ये भी है कि बच्चे आगे चल के कैसे फैक्ट को याद रखेंगे, कैसे चीज़ों को उनकी आदत पड़ेगी, क्योंकि अभी क्लास 9-10 के जो बच्चे हैं, ठीक है? जो आप सेकेंडरी की बात कर रहे हैं कि क्लास 9 के लिए क्लास 12 की, तो उनके बच्चे बहुत अभी छोटे हैं, है ना? अब हम लोग की एज और उनकी एज में तो बहुत अंतर है ना? तो जब हमारी एज तक वो आएँगे, चीज़ों को फाइट करेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको आदत नहीं इतना चीज़ों को दिमाग में भर के चलने की, इतना प्रेशर झेलने की। तो अभी वो छोटे हैं, मतलब उस लेवल तक आके बहुत छोटे भी नहीं कहलाएँगे, ठीक है? तो इतना वो प्रेशर ले सकते हैं, उनके जीवन में अभी और कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ़ उनको पढ़ाई ही करनी है, और कोई प्रेशर नहीं है। तो तब वो नहीं ले पाएँगे, तो आगे चल के फिर क्या कर पाएँगे, है ना? कॉम्पिटिशन वगैरह में कैसे फाइट कर पाएँगे बच्चे? तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोगों ने बनाई है, तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी, है ना? तो ठीक है, अच्छा है, जैसे भी। इसमें 12 साल की स्कूलिंग शिक्षा के साथ 3 साल का आंगनबाड़ी भी जोड़ा गया है। 12 प्लस 3, तो 3 ईयर का 3 ईयर का इसमें आंगनबाड़ी, जो बाल वाटिका की बात हुई, और 12 ईयर की इसमें जो
आपकी स्कूलिंग की बात हुई है। हाँ, तो सेकंड सेम सेम में उनका फुल सिलेबस नहीं होगा। उनका ऐसे होगा कि जैसे कि 10th का एग्ज़ाम 6 महीने का कोर्स आपने पढ़ा, उसको कवर करके आपको एग्ज़ाम देके खत्म कर देना। बच्चे क्या करेंगे, किताब-कॉपी बंद कर देंगे और अगले वाले में 6 ईयर पढ़ेंगे, अरे 6 मंथ पढ़ेंगे, फिर वो देंगे। जैसे कि आप दिए थे सेमेस्टर वाइज़, आपने भी अगर आपके स्कूल में रहा हो, अब तो शायद अब हो गया, आपके समय में नहीं था। जैसे मैंने एमएड किया तो उसमें सेमेस्टर वाइज़ था, ठीक है? तो सेमेस्टर वाइज़ ही एग्ज़ाम होते थे, 6-6 महीने के एग्ज़ाम होते, तो हम भी ऐसे करते थे। 6 महीने पढ़ के, कैसे भी जान लगा के पढ़ के एग्ज़ाम दे के बात खत्म करो, फिर अगला सब्जेक्ट पढ़ो 6 महीने वाला, है ना? ऐसे ही होता है। तो एक बार आदमी जान जाता है कि ये पीछे नहीं पूछा जाएगा तो कोई पढ़ता भी नहीं है ना? ये सबके साथ होती है। और देखिए क्या बात हुआ है कि वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर देना है हमको क्लास 6 से। देखिए जो जितना इसमें ब्लैक पॉइंट है ना, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसीलिए ब्लैक पॉइंट किया गया है ताकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ओके? छोड़िएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेज से या फिर किस क्लास से हमको वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देने की बात की गई है अकॉर्डिंग टू यूनिटी, तो आप क्या बताएँगे, क्लास 6 से हमको वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देनी है। हुँ। और ग्रेड 5 तक हमको क्या करना है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देनी है। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज टू ऑन एनी स्टूडेंट, मतलब कि हमको किसी स्टूडेंट में कोई मतलब प्रेशर नहीं बनाना है कि उसको दूसरे लैंग्वेज में शिक्षा देनी है या फिर उसको लेनी है। हमको क्लास 5 तक बच्चों को कोई प्रेशर नहीं करना, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो उसमें पढ़ाई कर सकता है, जो उसकी मदर टंग है उसमें पढ़ाई वो कर सकता है, ओके? और बच्चों का क्या करना, असेसमेंट में जो बात हुई है कि असेसमेंट रिफॉर्म हुआ है, असेसमेंट में आपको सुधार किया गया है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोसेस कार्ड बनेगा, जिसके थ्रू बच्चों का हम असेसमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था आपके हमारे समय में कि हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशन देखी जाती थी कि मैं साइंस में कितना नंबर पाई, मैं मुझे मैथ कितनी आती है, मुझे सोशल साइंस कितनी आ रही है, ठीक है? इसी चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है, किसका कितना नंबर आ रहा है, सिर्फ़ एजुकेशन पर ही फ़ोकस किया जाता था। लेकिन अभी क्या करना है कि पूरा ओवरऑल उसका होलिस्टिक आपको प्रोसेस कार्ड बना के उसका पूरा चीज़ देखना है, ओके? उसकी हर एक अचीवमेंट को आपको ट्रैक करना है और उसको देखना है कि हो सकता है बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा है, वो खेल में अच्छा है, वो म्यूज़िक अच्छा कर रहा है, वो गा रहा है अच्छा, वो डांस अच्छा कर रहा है, उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा लगाव है, वो चीज़ों को और ज़्यादा वहाँ पे बेटर कर रहा है, तो उसके हर एरिया को उसमें देख के, ठीक है, उसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को अच्छा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के आपको बच्चे का असेसमेंट करना है। ऐसा ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे का हमको सब्जेक्ट देखना है कि वो साइंस में कितना तेज़ है, वो मैथ में कितना तेज़ है। ओके? इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर देनी है और कम से कम ग्रेड 5 तक उसको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करानी है और बच्चे का 360 डिग्री हमको मूल्यांकन करना है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिए, कुछ की फीचर्स क्या हैं। इसमें ये बताया गया है कि 6% ऑफ जीडीपी का हमको एजुकेशन पे खर्च करना है, ओके? और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि रीनेम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन में, जैसा आपने पढ़ चुका है। और इसमें टेक्नोलॉजी की बात की है कि हमको डिजिटल एजुकेशन को इसमें ज़्यादा प्रमोट करना है, एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे पोर्टल वगैरह लॉन्च हुए, ठीक है? स्वयं हुआ और आपका जो दीक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ, तो ये सब इन्हीं सब एनईपी के अंदर ये सब पोर्टल आए हैं, ई लाइब्रेरी बहुत सारी खोली गई है। तो इससे यही होगा कि बच्चों का थोड़ा बच्चों का मतलब डिजिटल हमको एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, ठीक है? स्कूल एजुकेशन का क्या-क्या है? तो जो मैंने पढ़ा दिया वही है, लेकिन एक एक जगह आपको दिख जाएगा थोड़ा-सा चार्ट में, तो अच्छा लग रहा था, ठीक है? कि 2030 तक हमको क्या करना है, 100% उसका एडमिशन करना है बच्चों का, ठीक है? मतलब सारे बच्चे हमको 2030 तक उनको सेकेंडरी एजुकेशन तक जोड़ा जा सके, ओके? मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय 2025, ठीक है? 2025 तक ये रखा है कि सारे बच्चों को हमको लिटरेसी मतलब साक्षरता और न्यूमेरिकल मतलब गणितीय चीज़ों का नॉलेज हमको देना है।
ठीक है। इसके तहत एक स्कीम लाई गई, किसी को पता है, जो कि है लिटरेसी और न्यूमरेसी पे। मैंने पढ़ाया भी था पिछली क्लास में, मतलब पिछला बैच में पढ़ाई थी उसको। कौन सी स्कीम लाई गई थी कि हमको लैंग्वेज का और मैथमेटिक्स का नॉलेज देना है, ठीक है, साक्षरता। किसी को याद है? याद है किसी को? नहीं याद है? निपुण भारत का नाम सुना है आप लोग? निपुण भारत के तहत ये ले आया गया था कि हमको जो भी 3 से 9 वर्ष के बच्चे हैं, ओके, इनको हमको, यस, निपुण भारत, तो इनको क्या करना है, हमको साक्षर बनाना है। और कम से कम 3 से 9 साल के जो बच्चे हैं, उनको बेसिक हमको लैंग्वेज का नॉलेज, मतलब लैंग्वेज का ये मतलब है कि पढ़ना लिखना उनको आना चाहिए, और उनको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। जो स्कीम ये ले आई गई है निपुण भारत के तहत ले आई गई। ये जो एनईपी है ना, बहुत ब्रॉड है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें स्लाइड बना के लाई हूँ। आप देखिएगा कि शायद एक क्लास में कंप्लीट ना हो पाए, इसके लिए 2 क्लास हमको लेनी है, 2 घंटे इस पे लेक्चर, हो सकता है 2 घंटे लेक्चर चल जाए इस पे, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है ये स्कीम, और इसके अंदर फिर भी चीज़ें बची रहेंगी, है ना? जो मतलब जो स्कीम वगैरह ले आई गई, फिर भी बची रहेंगी इसमें। तो उसको भी मैं कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि आपका जो एनईपी वो अच्छे से पूरी तरह से कवर हो जाए। लेकिन अभी आप ओवरऑल चीज़ें देखिए, मतलब ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे कवर मिल जाएँगी। मैं बीच-बीच में चीज़ों को थोड़ा-सा ऐड करके बताती भी रहूँगी। ओके? तो मदर टंग क्या होना चाहिए? क्लास 5 तक आपका मदर टंग होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का। और न्यू करिकुलम इच इंक्लूड 31st सेंचुरी स्किल। जो हम नया करिकुलम बना रहे हैं उसमें 31st सेंचुरी स्किल, मतलब जो आज के ज़माने की चीज़ें चल रही हैं, जो आज के ज़माने की स्किल है, उसको हमको ऐड करना है, और वोकेशनल प्रोग्राम को भी क्लास 6 से हमको पढ़ा देना है। ओके? जो ये बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उसको ईजियर बनाना है। ओके। और हायर एजुकेशन का भी देखिए, स्कूल एजुकेशन हायर एजुकेशन की बात आपको एक ही जगह मिल जाएगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है। इसमें क्या करना है, एक अम्ब्रेला रेगुलेटर बनाना है, मतलब एक अम्ब्रेला बॉडी बनाना है, जो एक बॉडी बनाना है जो वो सारी चीज़ों को देखेगी। हायर एजुकेशन का इसमें क्या है, मेडिकल और लीगल कोर्सेज जो है, लॉ के कोर्सेज हैं, मेडिकल के कोर्स एमबीबीएस को इसमें नहीं रखा गया है। ओके, तो इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि किन कोर्सेज को एनईपी में अंदर नहीं रखा गया। तो आपका क्या है, मेडिकल और क्या है, लॉ। ओके। फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, यूजी डिग्री ऑफ 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात हुई है कि जो आप देख रहे हैं ना कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज लाए गए हैं, इंटीग्रेटेड बीएड लाए गए हैं, वो कितने साल के हैं, वो 4 साल के हैं। तो ऐसे भी रख किया गया है कि आप ग्रेजुएशन को किसी और के साथ, यानी आप जो बच्चा पेडागोगी भी पढ़ना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो 4 साल का वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर ले। तो इसमें क्या है, चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी भी हो जाएगी, और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है कि कम समय में बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई करा दी जाएगी, और बच्चों को क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें। और क्या है, 1 से 2 ईयर का पीजी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और नो एमफिल। आपको पता है कि एमफिल पूरी तरह से हट गई है, एमफिल नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट पीएचडी मिल जाएगा। पहले क्या था कि आप एमफिल करके पीएचडी में जाते थे, अब ये हो गया कि आपको डायरेक्ट पीएचडी में जाना है, और पीएचडी में आपको 6 मंथ का कोर्स वर्क कराया जाएगा, जो कि आपको एमफिल में जो जानकारी दी जाती थी वो आपको पीएचडी में ही दी जाएगी। 6 मंथ का आपको कोर्स वर्क करा दिया जाएगा। ये पहले भी होता था, लेकिन एमफिल भी लोग करते थे। हायर एजुकेशन का देख लीजिए आप, हायर एजुकेशन में क्या बताया गया, यही क्वेश्चन आप में आया था, है ना, कि हायर एजुकेशन में हमको 50% तक एनरोलमेंट ले आना है। कब लाना है, 2035 तक ले आना है। ओके। और इसमें हायर एजुकेशन में सीटें एडेड की हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन मिल सके। तो कितनी सीटें की गई हैं, 3.5 करोड़ सीटें ऐड कर दी गई हैं हायर एजुकेशन में। ओके। अभी का क्या चल रहा है, एनरोलमेंट जो रेशियो चल रहा है हायर एजुकेशन में, वो कितनी है, 26.3% चल रहा है, लेकिन हमको इसको 50% तक ले जाना है।
और इसमें किसकी बात हुई है? मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की बात हुई। जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं या फिर वो ग्रेजुएशन के, मान लीजिए 3 साल का कोर्स चल रहा है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 साल का कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन मिलेगा कि आप बार-बार एंट्री मार सकते हैं और बार-बार एग्जिट भी मार सकते हैं, है ना? जब आपका मन करे आप आइए स्कूल, जब आपका नहीं मन कर रहा आप मत आइए, आप छोड़ दीजिए, आप घूमिए, है ना? ये भी सब सही है, आप बताइए? तो इसमें का क्या है कि अगर मान लीजिए 3 ईयर का कोर्स चल रहा है, ओके? तो पहले साल आपने पढ़ाई की और आपने छोड़ दिया, तो आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है? और पहले साल का आपने 2 साल कोर्स करे तो आपको क्या मिला? सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है? और आपने 3 साल का कोर्स किया तो पूरा आपको डिग्री मिली, है ना? तो पहले आपको डिप्लोमा मिला, फिर सर्टिफिकेट मिला, फिर आपको क्या मिला है? डिग्री मिली, ओके? तो ये बताइए कि आप आपको तो पता है आपके देश की पॉपुलेशन कितनी है, गरीबी कितनी है, पढ़ाई कैसे चल रही, सब आप देख रहे हैं, ठीक है? आप लोग इस जनरेशन के, सब आपको पता है। आजकल आप देख रहे हैं कि बीए कितने सारे बच्चे किए हैं, बीए या फिर बीएससी करिए या फिर फिर आप ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स करिए, बीटेक करिए, ठीक है? तो कितने सारे बच्चे ये करके बैठे हुए हैं। तो क्या जिसको डिप्लोमा 1 साल करके डिप्लोमा की डिग्री मिल गई, उसको नौकरी मिलेगी या फिर जो तीनों करके बैठा हुआ है, उसको मिलेगी? है ना? बस खाली कुछ फील्ड में ये कोर्स अच्छे हैं, कुछ मतलब कभी-कभी ये अच्छा कहलाएगा, लेकिन हर बार ये अच्छा नहीं है। क्योंकि आप 2 साल का पढ़ लिए, आपको सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट मिला और कितने सारे बच्चे, आप कहीं आजकल इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप देखिए कितनी मारा-मारी मची है ना? कितने सारे बच्चे सब कुछ करके बैठे हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिली, तो आपको क्यों कोई जॉब देगा? अगर आप सिर्फ़ डिप्लोमा किए हैं, सर्टिफ़िकेट किए हैं, नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर आप कहीं और चले जा रहे हैं, 2 साल का किसी भी कारण से आप छोड़ दे रहे हैं, तो 2 साल बाद ना फिर वहाँ आके पढ़ने का मन भी नहीं करता है किसी का, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है पढ़ाई का। तो एजुकेशन एक तरीके से ना पूरी, मतलब जिस बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, ठीक है? कोई भी गर्ल हो, कोई भी बॉय हो, ठीक है? किसी कारण से हमने छोड़ दिया, तो ठीक है, बाद में उसका ये है कि उसका साल बच जाएगा, ये अच्छाई है, लेकिन फिर वो बात नहीं रह जाएगी पढ़ने में। लेकिन ठीक है, इसका एक फ़ायदा भी ये है इसका कि आपका फिर से आपको 2 साल आपने पढ़ लिया, तो अब 2-3 साल का आप में गैप हो गया, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके? ये जो गैप है, ये कितना तक होना चाहिए? कितने ईयर का इसमें पॉसिबिलिटी है? इतना गैप आप कर सकते हैं। पता है किसी को? कितने ईयर का गैप हो सकता है? तो हिंदी में देख लीजिए कि हमको जो उच्च शिक्षा की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो जो हायर एजुकेशन को 2035 तक हमको 50% बढ़ाना है। और इस समय कितना चल रहा है, रेशियो चल रहा है 26.3% इस समय चल रहा है, जो हमारे हायर एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं, ओके? और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होगा इसमें, ठीक है? एमफिल कोर्स क्या होगा? डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा। And all the courses at undergraduate and postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary। तो और बाकी कोर्सेज चलेंगे जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रहेंगे, कि कोई भी किसी सब्जेक्ट का लेके, कोई भी सब्जेक्ट लेके, वो चाहे उसको करना हो, अंडर ग्रेजुएट करना हो या पोस्ट ग्रेजुएट करना हो या फिर पीएचडी किसी सब्जेक्ट से करनी हो, तो वो कर सकता है। मान लीजिए कि आपने आज तक क्या पढ़ा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हुआ है, मान लीजिए आप एजुकेशन से किए हैं, ओके? तो पीएचडी आप किसी अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, है ना? सिंपल सा ये इसका फंडा है इसमें। और सबसे अच्छा क्या बताया इन्होंने? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना? इसको बोलते हैं एबीसी। मतलब कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई क्या होगी? क्रेडिट के रूप में आपके बैंक में जमा होगी, ठीक है? देखिए, आपके यहाँ क्या है वो नहीं पता, लेकिन मतलब यूनिवर्सिटी में क्रेडिट सिस्टम पहले से ही चला आ रहा था। कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कोर्स है, ओके? आपने कोई कोर्स किया यूनिवर्सिटी में, तो वो आपका क्रेडिट में ही रहता था, हाँ? कि हर सेमेस्टर का अलग-अलग क्रेडिट मिलता है। तो अब क्या है, अब इसको मतलब कोई भी फील्ड हो, मतलब कि आप इसको देखेंगे हायर एजुकेशन के कॉलेज वगैरह में भी हर जगह इसको लागू कर दिया गया है, कि आपको वहाँ पे क्रेडिट मिलेंगे, कि इस कोर्स के इतने क्रेडिट। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी जो हमने बात किया कि आपने 1 साल का कोर्स किया,
है ना? आप बीए किए, आप 1 साल का बीए कर लिए, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको उतने क्रेडिट मिलेंगे कि आपको 1 साल अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको क्या है 100 क्रेडिट मिलेंगे। मतलब आपका 400 क्रेडिट का कोर्स है 4 ईयर का, तो 1 ईयर का आपको 100 कोर्स मतलब 100 क्रेडिट मिलेंगे। तो आपने 2 ईयर किया तो आपके पास कितने हैं? 200 क्रेडिट आपके पास हैं। फिर बाद में जब आप आएँगे तो आपको वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये चीज़ आपके क्या है अकाउंट में ऐड हो जाएँगे। ओके? और ये क्रेडिट क्या है ट्रांसफर्ड भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ाई किया, आपके पास इतने क्रेडिट है, आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो आपको फिर पढ़ाई शुरू से नहीं करनी होगी, आपको उसके आगे पढ़ाई करनी होगी और जो आपके पास 200 क्रेडिट बचे हैं, ठीक है, आपके पास पहले से इकट्ठे हैं, वो क्रेडिट आपके पास मिल जाएँगे। उससे ये होगा कि आप आगे की पढ़ाई आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हाँ, मेरे पास इतना क्रेडिट है, मतलब यहाँ तक मैंने पढ़ाई की हुई है। ओके? इसमें देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मीरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी मीरू एज पर द आईआईटी आईआईएम टू बी सेट अप एज मॉडल ऑफ बेस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड इन कंट्री। ओके, तो जो भी हमारे आईआईटी हैं, आईआईएम हैं, उनमें क्या किया जाएगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम उसमें डाला जाएगा कि मतलब अलग-अलग भी डिसिप्लिन के लोग उसमें जाके रिसर्च कर सकते हैं, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आईआईटी वगैरह है, ठीक है? उसमें आप मतलब बहुत सारे आईआईटी मुझे पता है कि उसमें चाहे एनआईटी हो, चाहे आईटी हो, उसमें अब एजुकेशन का डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। उसमें एजुकेशन भी पढ़ाई जा रही है। पहले क्या थी वहाँ पे मतलब टेक्निकल चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, ओके? लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वहाँ रिसर्च को प्रमोट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तो पहले भी था, लेकिन अब क्या है कि अलग-अलग फ़ील्ड का जो मल्टी डिसिप्लिन है, उसके अलग-अलग फ़ील्ड का हमको वहाँ पे रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पे एजुकेशन के भी डिपार्टमेंट उसमें खोले जा रहे हैं। तो पहले ऐसा नहीं था कि आदमी आईआईटी से कुछ एजुकेशन की जैसे कि आपने देखा कि एजुकेशन में पीएचडी कर सकते हैं, पहले नहीं ऐसा था, लेकिन अब ऐसे डिपार्टमेंट बहुत सारे खुल चुके हैं और भी खोले भी जा रहे हैं, कि ताकि क्या है कि मतलब आईआईटी वगैरह आपको पता है कि बहुत बड़ी संस्था होती है। वहाँ पे अगर हमको रिसर्च करना है, तो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी है अदर टू किसी कॉलेज, ठीक है? अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है, तब तो वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहेगी, ठीक है? तो उसका क्या है कि आईआईटी के कंपैरिज़न में तो ये सब की हालत ज़्यादा ही खराब है ना? तो इसलिए क्या है कि हमको रिसर्च, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो अलग-अलग डिसिप्लिन के हमको डिपार्टमेंट वहाँ पे खोलने हैं, जिससे हमारा रिसर्च के फील्ड में अलग-अलग इनोवेशन हमको पता चले, रिसर्च के फील्ड में हम ज़्यादा अच्छा कर पाएँ ग्लोबली तरीके से, ओके? और अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर इनोवेशन कहीं हो रही है, कहीं रिसर्च पेपर पब्लिश हो रही है, रिसर्च पेपर का पब्लिश का करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी नए चीज़ को खोजा है, आपने इसमें रिसर्च किया है। तो भारत पता है, भारत तीसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़े देश में अगर सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, तो वो इंडिया के पब्लिश हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे इंडिया चल रहा है। और इन्होंने बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। तो हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा HECI, और ये एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगी, जो कि इंटायर हायर ऑफ एजुकेशन जो जितनी चीज़ें चल रही हैं, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है? कि मतलब अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग बॉडी नहीं होंगी, एक HECI बनाया जाएगा, ठीक है? इसको आप कुछ भी मानिए, ठीक है? तो एक कमीशन बनाया जाएगा, मतलब एक कमेटी कमीशन बन गया, यही एक सुपर पावर रहेगा जो सारे हायर एजुकेशन के फील्ड हैं, चाहे वो किसी का भी है, ओके? उनको वो क्या करेगा गवर्न करेगा, उनको नॉर्म्स वगैरह वही बनाएगा, जिसके अंदर मेडिकल और लॉ नहीं आएँगे, है ना? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि आप नीरू भी याद करेंगे और HECI के बारे में भी जानेंगे कि ये क्या चीज़ है ना? इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। जितने इसमें ब्लैक पॉइंट है, किसी को आप भूलेंगे नहीं। एमफिल का पाठ्यक्रम क्या है? बंद कर दिया जाएगा, है ना? और पीएचडी के विभिन्न पाठ्यक्रम उसमें अलग-अलग स्नातक, स्नातकोत्तर के भी खोले जाएँगे, अलग-अलग डिसिप्लिन के, ओके? और क्रेडिट का हस्तांतरण भी होगा, ओके?
तो क्रेडिट का स्थानांतरण भी होगा, तो मतलब जो आप क्रेडिट पा रहे हैं उसको आपको आज नहीं कल कहीं और भी आपका काम आ जाएगा। ओके, और जितने आईआईटी स्कूल खुल रहे हैं, जो आईआईटी है, आईएमए है, उसमें हम भी मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ों को खोलेंगे। इससे क्या है कि रिसर्च के फील्ड में हम और आगे बढ़ सकें। और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI होगा, जो कि सारे हायर एजुकेशन को वो देखेगा। ओके, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज ए एपेक्स बॉडी। और क्या होगी, रिसर्च के फील्ड में जो देखना है वो कौन करेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बॉडी बनाई जाएगी या फिर एक कमीशन बनाया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि वो रिसर्च के फील्ड को कौन देखेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक एपेक्स बॉडी होगी, सबसे बड़ी बॉडी वही होगी जो कि रिसर्च के फील्ड को चीजों को देखेगी। उसमें क्या चीज करनी हो, पेपर पब्लिकेशन का क्या रूल्स होगा, ओके, रिसर्च का क्या रूल है, क्या उसमें ग्रांट्स वगैरह देने हैं, तो वो सब कुछ कौन देखेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देखेगा। इससे क्या है ना कि बहुत अच्छा, जब एक आदमी गवर्न करता है चीजों को ना, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है। जब उसकी 4-5 ब्रांचेस, कोई किसी में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, तो इसमें ये दिक्कत होती है। ओके, तो ये काफी इसमें अच्छा है कि एक बॉडी रहेगी। इन्होंने बताया दिया कि हायर को कौन देख रहा है, रिसर्च के फील्ड को कौन देख रहा है, इन सब का ये बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा फिर इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। Public and private higher education institute will be governed by the same set of the norms. किसी का नॉर्म्स अलग नहीं होगा। जो नॉर्म्स पब्लिक स्कूल के लिए बनाए गए हैं वही प्राइवेट के लिए भी रहेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले अलग पढ़ाई कर रहे हैं, वो अलग नॉर्म्स बना के रखे हैं, और जो गवर्नमेंट वाले हैं वो अलग कर रहे हैं। ठीक है, सबका एग्रीगेशन है, सबका मतलब इवेल्युएशन जो होगा उस स्कूल में, जो भी चीजें हैं, जो मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि ये चीजें होनी चाहिए, तो सबके लिए सेम होगा, है ना। पर ऐसा होता नहीं है, प्राइवेट वाले पैसा दे के नैक वालों को सब काम करा लेते हैं, है ना। क्योंकि जो नैक में जाते हैं विजिट करने, वो प्रोफेसर ही तो होते हैं, है ना, वो भी आदमी है। तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में तो इतना नहीं हो पाता, क्योंकि वीसी लोग अपने घर से तो पैसा देंगे नहीं कि हमारे यहाँ का हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनको आप अच्छा ग्रेड दीजिए। तो हाँ, अब थोड़ा बहुत आदमी मानवता में कम ज्यादा रहता है तो कर देता है, लेकिन प्राइवेट वाले तो पैसा दे के ही नैक वालों को अपना अच्छा ग्रेड ले लेते हैं, ऐसा होता है ना। उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाया जाएगा। ओके, सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान को क्या है, जो उनकी मान्यता है, जो उनकी मापदंड है, वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप लोग इसको भी याद रखिए कि क्या क्या चीजें इसमें चेंज हुई हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, काउंसिल क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको आ सकता है, इसलिए मैं इसको एक जगह रख दी हूँ। जनरल एजुकेशन काउंसिल बनाई जाएगी फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, फंडिंग के लिए क्या हो जाएगी, जो कि हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशन काउंसिल। तो एक चीज याद रखिएगा, पहले आपका क्या था, नैक, ठीक है, नैक ऐसे था, NAAC, ओके, नेशनल असेसमेंट एग्रीगेशन काउंसिल थी, लेकिन अब वो क्या हो गया है, सिर्फ नैक हो गया है, नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल, है ना। तो ये भी चीजें इसमें याद रखिएगा, बाकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। नहीं, ये सेपरेट है, यूजीसी से अभिज्ञान सेपरेट है। ओके, अदर चेंज देखिए, कुछ अदर भी चेंज हो गए हैं, इसको देखिए क्या क्या है। An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NEFT) will be created to provide a platform for the free exchange of ideas. एक हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। इसमें ये होगा कि सब लोग, जैसे जितनी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे वो डीम्ड हो, कोई कोई भी चीज हो,
उसमें क्या है, इसके तहत सब लोग अपने-अपने जो नए-नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो रिसर्च पेपर हो रहे हैं, ठीक है? बाकी चीज़ों की कैसे प्लान करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपनी लर्निंग को एनहांस कैसे करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस फोरम पे आके सब लोग अपने-अपने आइडिया को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ओके? तो सब लोग आके अपनी-अपनी आइडिया यहाँ पे शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको अलग-अलग फील्ड का नॉलेज होगा कि वो वहाँ पे क्या नया हो रहा है, हम क्या नया नहीं कर पा रहे। इससे कॉम्पिटिशन भी होगा लोगों के अंदर और लोग क्या करेंगे और अच्छा अपने फील्ड में करने की कोशिश करेंगे। ओके? तो ये भी याद रखिएगा कि क्या बात हुई थी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की बात हुई कि एक फोरम बनाया जाएगा, जहाँ पे सब लोग अपने आइडिया को एक्सचेंज करेंगे। ओके? और एक क्या होगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा और ये सेंटर क्या इसको बोला गया था, परख हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को असेस करने का काम करेगा, जिसको बोला गया है परख। परख का फुल फॉर्म याद है, परख का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा बड़ा भी है, उसको याद करना पड़ेगा। किसी को याद है क्या परख का फुल फॉर्म? हाँ, बहुत लेंथी चैप्टर है, अभी तुम पूरा नहीं होगा, मुझे पता है नहीं पूरा होगा, है ना, एक क्लास और लेनी पड़ेगी इसके लिए। अगर सब चीज़ें कवर करनी है तो उसको लेनी पड़ेगी। और एक क्लास अभी मैं नहीं लूँगी क्योंकि अभी थोड़ा उसका क्या होता है, मतलब पीपीटी बोलिए या फिर मटेरियल जो भी बोलिए आप, वो अभी मुझे कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन का टाइम लगेगा उसमें, कम से कम 2 दिन तो लगेंगे, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि एनईपी के अंदर जो भी स्कीम आई है, ठीक है? जितना मेरी पहुँच पहुँच पाए, ठीक है? जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ मतलब, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, सब तक नहीं पहुँचा जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, उस स्कीम को एक साथ रखती हूँ। ओके? जैसे कि क्या है, परख के बारे में आपने पढ़ा, है ना? निपुण भारत का पढ़ा आपने, तो एफएलएन जो आया, उसके बारे में पढ़ा और आस्क टू टीचर आया इसके अंदर। तो बहुत सारी स्कीम आई, तो सारी स्कीम को एक साथ लेके आते हैं और उसको देखते हैं, है ना? पहले तो आप एनईपी पढ़ लीजिए, उसके 2-3 दिन बाद मैं उस पे क्लास लेती हूँ। उसको अच्छे से पहले इकट्ठा करके उसको बना लो पीपीटी, तो आप लोग को वहाँ से सारी स्कीम पता चल जाएगी। तो कभी-कभी ये होता है कि स्कीम के बारे में भी पूछा जाता है, किसी स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं, सो नहीं रहा है कोई, सब लोग सो रहे हैं क्या? अभी मैं पूछी हूँ परख का, ठीक है, मुझे पता है परख का फुल फॉर्म नहीं याद होगा, ठीक है? तो क्योंकि बहुत थोड़ा-सा टफ है, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है? उसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज़ ऑफ अ, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके? तो थोड़ा बड़ा है, आप इसको कहीं लिख लीजिएगा या फिर मैं जब बताऊँगी, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी पूरी अच्छी तरीके से। ओके? परफॉर्मेंस को पी फॉर क्या है? 1 मिनट। परफॉर्मेंस को हमको क्या करना है, असेस करना है, फिर उसका हमको रिव्यू देना है एंड एनालाइज द नॉलेज, ए फॉर एनालाइज, के फॉर नॉलेज, द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, बच्चे का हमको पूरा तरीके से असेसमेंट करना है, फिर उसका रिव्यू करना है, फिर उसकी नॉलेज को हमको एनालाइज करना है कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कितना हुआ। ये आपका है फर्क, है ना? एक जगह जब सारी स्कीम आ जाएगी ना, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, आपका नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए कि हमको क्या करना है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम बनाना है, जिसमें लोग अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे। ओके? मतलब ये क्या होगा, ये आपका वर्चुअली रहेगा, उसको चीज़ों को मतलब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, एक फोरम बन जाएगा, वहाँ जिसको जो चीज़ अपना देना है, जो आइडियाज देना है, जो पेपर्स लिया या फिर कुछ रिसर्च किया, कुछ इनोवेशन करनी है, तो वहाँ पे जाके एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है? छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक क्या होगा, परख बनाया जाएगा, एक क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। मतलब ये क्या है, बच्चों को अच्छे तरीके से असेसमेंट करेगा कि किस विद्यालय में किस टाइप पर चीजें चल रही हैं, बच्चों को कितना चीजें आए, उसका पॉलिसी डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक है? तो इस सब काम के लिए परख आएगा। वेरी गुड है विज्ञान। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें याद ही रहें, ठीक है? अभी जब एग्ज़ाम आता है ना, तब सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, तब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, सब चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। हाँ, अभी नहीं याद रहेंगी दिमाग में, तो नहीं आ रहा है, तो आप
जो आ रहा है वही गलती बताइए, नहीं आ रहा आप गूगल से देख लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है ना? सब करते थे, हम भी लोग करते थे। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं पढ़ के ही तो बैठी हूँ गूगल से ना, कैसे बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे सब याद थोड़ी है ना? तो हम भी पढ़े हैं, गूगल से पढ़ के आए हैं, तब आपको मैं आपको अब बता पा रही हूँ यहाँ पे। तो आप उसको देख लीजिए, आप उसको कहीं लिख लीजिए, जब आप यहाँ एक बार लिख देंगे ना, कमेंट में लिख देंगे या फिर ठीक है, कहीं आपके पास आगे-पीछे कॉपी रख ली, आप वहाँ लिख दिए, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आप उसको देखते समय भी आप अपनी चीज़ों को याद रखिए। इससे क्या हुआ, 1-2 बार माइंड में रखेंगे, कहीं लिख देंगे, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, ठीक है? एकदम पूरे क्लियर याद भी नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि आप कर ले जाएँगे, इसीलिए मैं पूछती हूँ आपसे, और कोई बात नहीं है। तो सब लोग लिखा करिए, है ना? उससे विज्ञान लिखें, तो आप लोग को भी गूगल से देख के लिख देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में लेकिन हिट कर जाता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं इसमें। इट आल्सो पेव्स द वे ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप द कैंपस इन इंडिया। इन्होंने इस पे भी फोकस किया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस सेटअप करे इंडिया में, ठीक है? और क्या है, एम्फेसिस सेटिंग अप द जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप। तो इंक्लूसिव फंड की बात हुई है कि जो मतलब महिलाएं हैं, तो ज्यादातर इस पे किस पे फोकस होगी, ज्यादातर इस पे महिलाओं के ऊपर ही फोकस होगी, जो हमारी फीमेल है उनके लिए एक अलग तरीके से फंड बनाया जाएगा कि हमको उनकी स्कूलिंग पे ज्यादा से ज्यादा पैसा देके उनकी स्कूलिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है। और स्पेशल एजुकेशन का भी जोन बनाया जाएगा कि जो डिसएडवांटेज रीजन है, जो वहाँ के बच्चे हैं, कुछ रीजन है जहाँ पे तक एजुकेशन नहीं पहुँच जाती है, तो उन लोगों को हम एजुकेशन देने का काम करें, ठीक है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृतिक, इंडियन इंस्टीट्यूट भी ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। एक सेटअप बनाया जाएगा जो पाली पर्शियन और प्राकृतिक भाषा हमारी चलती है उनके लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट बना देगा, वहाँ उनकी पढ़ाई होगी और बाकी चीजों का वहाँ पे एक ट्रांसलेशन भी किया जाएगा। मतलब सब मिला के कि पाली पर्शियन और प्राकृतिक पर भी हमको जोर देने की बात है। मतलब इसमें क्या है ना कि फॉरेन लैंग्वेज जैसे ये सब तो अपने देश की है, ठीक है? नहीं, प्राकृत तो हमारे यहाँ की है, लेकिन पाली और पर्शियन बाहर की है, तो उसपे भी हमको जोर देने की। इसपे क्या है ना कि फॉरेन लैंग्वेज की, जैसे कि आप फ्रेंच की शिक्षा बच्चों को दीजिए, ठीक है? फ्रेंच वगैरह की आप देखेंगे कि जब कभी आप साउथ की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे फ्रेंच एजुकेशन का बहुत कल्चर है ना? लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंच सीखते हैं। क्योंकि मैं गई हूँ, तो मैं वहाँ देखी हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट ऐसे मिल जाएँगे जो फ्रेंच सिखाएँगे, ओके? उसका कुछ रीज़न है, जो मैं बाद की क्लास में बताऊँगी क्या बात है वहाँ का, ठीक है? ऐसा मैंने सुना है यूट्यूब पे। तो जो हमारी किया फॉरेन लैंग्वेज है, उसपे सब मिला के हमको फ़ोकस करने का काम किया जाएगा, ओके? हाँ, बुद्धिज़्म पाली है, लेकिन पाली की भाषा मतलब फॉरेन वाले लोग भी इसको अडॉप्ट किए हैं, ओके? इट आल्सो एम टू इंक्रीज़ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। जो आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि कितना है, 6% आपको जीडीपी का देना है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि करंट इस समय कितना चल रहा है, तो करंट का कितना चल रहा था, 4.6, है ना? लेकिन अभी जो इसके पहले जो बजट पास हुआ उसमें 6% जीडीपी का दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ओके? क्योंकि 11 बज गया है ना? और कुछ लोग को दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी जाना होगा, तो वो जा सकते हैं। ओके? ये भी 1 घंटा अभी और चलेगा कल। उठ जाओ सभी लोग, है ना? सो गए सब लोग लग रहा है आज की क्लास में। हुँ। अच्छा नहीं पढ़ाई क्या मैं? सब लोग सो गए, आप लोग बोल रहे हैं। हुँ? क्लास ठीक लगी आप लोग को? सही में सुलाई एकदम क्या बोलते हैं, मतलब नींद आ गई आप लोग को? बहुत टाइम लगा चीज़ों को इकट्ठा करने में।